हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल में लेसन 10 रीड करेंगे। तो लेसन 10 है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो इसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। जहाँ पीने हेतु जल उपलब्ध ना हो, पशुओं को चरने के लिए घास ना हो, फसलों की सिंचाई हेतु जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होता होगा। तो आइए इसके बारे में जानें। ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है, यानी कि जल जो है भाप बन के वाष्प होकर वाष्पित होकर उड़ जाता है। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। साथ यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अति न्यून होती है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है। विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस सहारा मरुस्थल के अल्जीजिया यानी कि लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। मरुस्थलों का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। एशिया का अरब, थार व गोबी का, यानी कि एशिया में है अरब, थार और गोबी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका का सोनोरान व एरिजोना मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा व पेटागोनिया मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हें मानचित्र 10.1 पर देखिए। तो आपको जो है ये याद रखने हैं कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उष्ण मरुस्थल के बारे में, हॉट डेजर्ट। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले और गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म व सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन पर क्या कोई वनस्पति होती होगी? यदि हाँ तो कैसी होती होगी? क्या इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता होगा? यदि हाँ तो कैसे रहता होगा? क्या ऐसे क्षेत्र में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार से? तो ये सब चीज़ें जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर गोबी का मरुस्थल है, सहारा, अरेबियन, थार का मरुस्थल कालाहारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एरिजोना, कोलोराडो, आटाकामा। तो ये सभी जो हैं मरुस्थल हैं। तो आइए जानें सबसे पहले कि वनस्पति जो है मरुस्थल में कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है, यानी कि वनस्पतियां जो है अच्छे से विकसित नहीं हो सकती। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके, यानी कि कम पानी के कारण। देख सकते हैं कि मरुस्थल में कैसी वनस्पतियां होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियाँ होती ही नहीं और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होते हैं वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ व घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे जैसे दिखाई देते हैं। इसी कारण इन्हें मरुद्यान यानी कि ओसिस कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां व मोटे अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य वनस्पति है खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि है।
क्या उपर्युक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पेड़ पौधों में मिलती हैं? पता कीजिए और उसका नाम व उससे होने वाले लाभों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। देख सकते हैं ये है मरुद्यान। जीव जंतु कैसे रहते हैं वहाँ पर? आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनमें ऊँट प्रमुख है, इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊँट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें वसा यानी कि चर्बी इकट्ठा रहती है। यह वसा पानी की कमी को पूरा करती रहती है और ऊँट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ भेड़ व बकरियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्राय गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। आप सोचिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए कि ऊँट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं, ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहाँ कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान था, यानी कि वहाँ भी हरी भरी भूमि थी। यह एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियाँ आदि सामान्य जानवर थे। आप पता करें कि ये सब यहाँ से क्यों समाप्त हो गए। तो आप जो है ये पता लगाएंगे। मानव जीवन मरुस्थल में कैसा होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता है। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का भी डर बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियां दूर दूर बसी हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो आपका सोचना ठीक है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं। इनमें है अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र में ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, यानी कि उन्हें खाने के लिए शिकार पर निर्भर रहना होता है। जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले चरवाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊँट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं, वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़क का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भी जानिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे हवा तेज आंधियाँ आती हैं तो बालू उड़कर जो है दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर जो है बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून बन जाते हैं, यानी कि वो जो है एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो सके। तो ये था आपका लेसन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।